थैलासीमिया के बारे में जो एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं मेरे पेशेंट्स जो कि ऑनलाइन ये वीडियोस को फॉलो करते हैं, वीलॉग्स को फॉलो करते हैं, कि थैलासीमिया का कोई एक सिंगल टेस्ट बताएं जिससे पता चल जाए कि पेशेंट को थैलासीमिया है। तो अर्ज़ ये है कि सिंगल टेस्ट नहीं है कोई भी। आप सिंगल चीज़ जो कि सिंगल फिनोमेनन कह सकते हैं, सिंगल पर्सन कह सकते हैं जो कि कंसर्न हो सकता है, जो कि आपको उस डायग्नोसिस तक पहुंचा सकता है, ही और शी इज़ योर हेमाटोलॉजिस्ट। जो डे वन से उसने आपका पेरिफेरल स्मीयर देखा है और वो आपको ट्रीट भी कर रहा है, वो आपको लेके जाएगा उसके डायग्नोसिस तक, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बड़े टिपिकल होते हैं और यूजली फिनोटाइप जो पेशेंट की होती है वो जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो उस तरह के नहीं होते। तो आपका जो क्लिनिशियन है, जो भी आपका हेमाटोलॉजिस्ट, मैं क्लिनिशियन की बात नहीं करूँगा, क्लिनिशियन भी बड़े लाइक लोग होते हैं, लेकिन ये दिस इज़ समथिंग स्पेशल। तो वो आपको इस तक लेके जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रोफिसिस करवाएगा। इलेक्ट्रोफिसिस नॉर्मल आ सकता है, बच्चे का भी नॉर्मल आ सकता है, पेशेंट का, यानी कि, और उसके पेरेंट्स का भी नॉर्मल आ सकता है। सीबीसी में हीमोग्लोबिन विद थैलेसीमिया मेजर 11, 12, 14 तक भी हो सकती है। और माइनर जो होता है थैलेसीमिया या ट्रेट होता है, उसमें तो अच्छी खासी हीमोग्लोबिन होती है, 10, 11 से ऊपर ही होती है। तो एक नॉर्मल बंदे को उसका शक नहीं पड़ेगा, एक नॉर्मल डॉक्टर को भी उसका शक नहीं पड़ेगा। आप उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें, वो भी नॉर्मल आ सकती है, क्योंकि म्यूटेशंस का एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस को चेक किया जा सकता है टेस्टिंग के दौरान। 15, 20, 25, 30, 35 म्यूटेशंस चेक की जा सकती हैं, जबकि थैलासीमिया के अंदर तकरीबन कोई 1100-1200 म्यूटेशंस जो हैं वो रिपोर्ट हुई हुई हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स, उसकी जो फेशियल जो थैलेसीमिया फेसिस जिसको कहते हैं, वो स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, यानी कि स्केलेटल एक्सपेंशन जो जिसको थैलेसीमिया फेसिस कहते हैं, और ऑर्गेनोमेगाली, ये एक की फ़ीचर है। लेकिन ये और भी बहुत सारी डिजीज़ में होता है। और प्लस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो कि आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, और वो भी आपका हर हेमाटोलॉजिस्ट उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता। नहायत एक्सपीरियंस्ड हेमाटोलॉजिस्ट होगा जो कि पेरिफेरल स्मीयर को देख के आपको सजेस्ट करे कि ये थैलेसीमिया है। तो हमने बेशुमार केसेस इस तरह के पकड़े हैं जो कि कन्वेंशनली बस ट्रीट होते रहे विदाउट SOS ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर, और स्प्लीनेक्टमी भी होगी उनकी, और बाद में पता चला कि ये थैलेसीमिया था। ठीक है, वो उसका ट्रीटमेंट प्लान तो नहीं चेंज होता, लेकिन उसकी केयर जो है, उसकी जो काउंसलिंग है, वो डेफिनेटली जो है ना वो रोल प्ले करती है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि थैलेसीमिया इज़ अ म्यूटेशनल डिसऑर्डर। डिलीशन भी हो सकती है रेयर केसेस में, लेकिन ये कि बेसिकली ये म्यूटेशंस होती हैं, पॉइंट म्यूटेशंस। एक अमाइनो एसिड चेंज होता है और सारी की सारी हीमोग्लोबिन चेंज हो जाती है, बीटा चेन चेंज होती है और हीमोग्लोबिन चेंज हो जाती है। तो जो कि म्यूटेशन है, तो जिसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो ये म्यूटेशन आपके पास जो बंदा है पहली दफ़ा उसमें भी आ सकती है। थैलेसीमिया माइनर वो हो सकता है रिप्रेजेंट करे, तो उसमें भी आ सकती है। तो उसमें आपका फिर जो हेमाटोलॉजिस्ट का रोल है वो वहाँ पे आएगा। वो टेक्निकल चीज़ है, वो यहाँ पे बयान करने वाली आम पेशेंट्स के लेवल की चीज़ नहीं है, वो आम डॉक्टर्स के लेवल की चीज़ भी नहीं है। वो हेमाटोलॉजिस्ट को पता है कि उसने क्या करना है। एक जो म्यूटेशन आती है, डी नोवो म्यूटेशन, जो कि पहली दफ़ा आई है, उसको मैच्योर होने में, यानी कि एक पूरी फैमिली में मैनिफेस्ट होने में अराउंड 3 to 4 जनरेशन्स, यू कैन से अबाउट 200 years लगते हैं उसको एक्सप्रेस होने में। यानी कि वो फुल अपना को फैमिली में नज़र आएगी, बच्चे नज़र आएंगे, किसी का माइनर होगा, किसी का मेजर होगा, और वो काउंसलिंग की तरफ जाएंगे। 3 to 4 जनरेशन्स लगती हैं इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पे फिर हेमाटोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फैमिली में थैलेसीमिया नहीं है तो फिर आगे भी नहीं है। तो म्यूटेशंस होती हैं, नई म्यूटेशंस भी होती हैं, तो यूजुअली ये मेंडेलियन होता है, तो उसके तहत ये ट्रांसमिट होता है अगली जनरेशन्स के अंदर।
Thank you very much for watching and following.